नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और हम लोग डेली की तरह सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहाँ 4 लाइनें सुंदर सी दी गई हैं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई जानता नहीं है। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि आप अपने पूरे 100% ताकत को लगाइए और यकीन मानिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपसे सफलता दूर रहने वाली नहीं है। और अंत में आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए पहला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण दिया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हमारा दिया गया, पहला 17 नवंबर, दूसरा 5 नवंबर, तीसरा 7 नवंबर और चौथा 9 नवंबर। यहां जो अगर सही विकल्प देखें तो विकल्प नंबर डी सही होगा। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहां से अन्य विकल्पों के बारे में, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है 11 नवंबर के बारे में मित्रों। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसकी स्मृति में? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की स्मृति में। अगर हम बात करें 5 नवंबर की, तो आपको याद रखना है 5 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में, या अगर हम बात करें यही तो 7 नवंबर में अंतरराष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात कर ले यहां महत्वपूर्ण दिवसों से, तो आपको जरूर 3 नवंबर को भी याद रखना है। 3 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पहली बार 2022 में अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के रूप में मनाया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां अगर हम बात करें राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस से, तो एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो काफी चर्चा में भी रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। आइए उसको हम देखें। देखिए राष्ट्रीय विधिक सेवा एक्ट जो है ये 1987 में गठित किया गया और इसी के आधार पर 9 नवंबर 1995 को नालसा का गठन होता है, जहां पर नालसा का वो जो फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये नालसा का फुल फॉर्म है। अगर इसका ध्येय वाक्य की बात करें तो न्याय सब के लिए इसका ध्येय वाक्य भी है। और अगर हम बात करें कि इसके प्रमुख कौन होते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश जो हैं इसके प्रमुख होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश ने शपथ लिया है। क्या नाम है? तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने हाल ही में शपथ लिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और 49वें कौन थे? तो आपको याद रखना है यू ललित जी जो थे, ये 49वें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे। इनके स्थान पे किन्हें नियुक्त किया गया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 124। कहां? ये अनुच्छेद 124 में वर्णित है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है। आपको ध्यान रखना है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो विकल्प हमारा पहला दिया गया हैदराबाद, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। क्या है? कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है?
बेंगलुरु है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वासवराज बोम्मई जी हैं। और राज्यपाल के बारे में अगर बात करें तो थावरचंद गहलोत जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी का कर्नाटक राज्य में दौरा था और वहां पर इन्होंने इस केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में ही स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। अब सबसे बड़ी पहली बात यह पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी प्रतिमा है या किसकी स्मृति में बनवाया गया है? तो आपको नाम याद रखना है, नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा इनकी प्रतिमा है। और अगर हम बात करें इन्होंने किस शहर की स्थापना की थी, तो बेंगलुरु शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें कि ये विजयनगर जो साम्राज्य था इनके शासकों में शामिल थे कौन? नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा। और इनका कार्यकाल कब था? 1510 से लेकर 1570 का इनका कार्यकाल रहा है। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण सिक्का चलाया गया था जिसे पैगोडा सिक्का पूछा जा सकता है कि पैगोडा सिक्का को चलाने वाले कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा थे जिनके द्वारा बेंगलोर की स्थापना की गई थी। और इनकी ही प्रतिमा कौन है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। अब यहाँ प्रॉस्पेरिटी का आशय क्या है, मतलब क्या है? सुख समृद्धि जो है या प्रॉस्पेरिटी का आशय है। आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसी शहर के संस्थापक के रूप में सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? तो ये नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की है। कितने फीट की है? 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है। और इसको किसने बनाया है? तो आपको याद रखना है इसका डिजाइनकार या वास्तुकार जो थे ये राम बन जी सुतार जो हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया था, इन्हीं के द्वारा इसको भी बनाया गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें और भी ध्यान रखना है। आइए पिक्चर के माध्यम से देखें। यह पिक्चर किसका है? नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा का। आपको ध्यान रखना है कि ये विजयनगर साम्राज्य के शासकों में शामिल थे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें राजधानी क्या थी, तो हम्पी जो है मित्रों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो कि वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तो ये किससे संबंधित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है। और ये कहां स्थापित की गई है? तो केवड़िया गुजरात में स्थापित किया गया है। अगर स्टैच्यू ऑफ पीस की बात कर लें तो यह राजस्थान में स्थापित किया गया है। और ये जैन मुनि को समर्पित है। अगर हम बात करें स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी की तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। यह किसे समर्पित है? तो संत रामानुजाचार्य जी को समर्पित है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। अगर हम बात करें स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की तो यह किसे समर्पित है? तो बी आर अंबेडकर जी को यह समर्पित है। कौन? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। यह भी ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा है मित्रों, आपको याद रखना है विश्वास स्वरूपम किसकी मूर्ति है? तो आपको याद रखना है विश्व में सबसे ऊंची भगवान शिव की मूर्ति कहां स्थापित की गई है? तो राजसमंद या नाथ द्वारा राजस्थान में स्थापित किया गया है, जो कि भगवान शिव से समर्पित है। और यह विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको याद रखना है। परीक्षाओं में इनका इंपॉर्टेंस अत्यधिक है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा भारतीय राज्य जिसने गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 77% तक
बढ़ा दिया। यहां देखिए विकल्प दिया गया है छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा झारखंड और चौथा जो दिया गया है उड़ीसा। यहां जो सही हमारा होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, झारखंड। क्या सही होगा मित्रों? झारखंड राज्य के द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण जो है ये 77% कर दिया गया है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कौन है तो हेमंत सोरेन जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है तो रमेश वैश्य जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। अब यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका क्राइटेरिया क्या है, तो एससी जो है ये 12% इनका आरक्षण है, और अगर बात करें एसटी की तो ये 28% है, और अगर बात करें अति पिछड़ा वर्ग का तो ये 15% है, और ईबीएस की बात करें तो 10% है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ओबीसी की तो ये 12% की गई है। ये सारा मिलाकर जो आरक्षण की दर है ये 77% की गई है, और ये कौन से राज्य में किया गया है? झारखंड में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि आरक्षण की दर जो है ये 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये किस वाद में कहा गया है? तो इंदिरा साहनी केस है। ये कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, और इस पे कोर्ट के द्वारा आदेश आया था कि आरक्षण की दर जो है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आप यहां पर ये 1992 में कहा गया था, और यहां ये 77% आरक्षण की बात की गई है, इसको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें हाल ही में 103वां संविधान संशोधन भी चर्चा में रहा है, तो आपको याद रखना है यहां पर 5 जजों की बेंच के द्वारा 3 जजों के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश और रविंद्र भट्ट जी के द्वारा इसे असहमति व्यक्त की गई है। यह भी आपको याद रखना है। अगर बात करें 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आर्थिक रूप से कमजोर ईबीएस जिसे कहा जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह कब किया गया संविधान संशोधन? 103वां था, और 2019 में यह संविधान संशोधन किया गया था। अगर हम बात करें यहां कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, तो मैप के माध्यम से झारखंड को अगर हम देखें तो किन किन राज्यों से, पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि झारखंड किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां वेस्ट बंगाल से, और अगर हम बात करें यहां उड़ीसा से भी सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, इन राज्यों से ये झारखंड जो है अपनी सीमा साझा करता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सरहुल त्योहार का संबंध किस राज्य से है, तो झारखंड से है। अगर बात की जाए बोकारो स्टील संयंत्र कब स्थापित किया गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसे प्रारंभ किया गया था। किसकी सहायता से? रूस की। अगर हम बात करें जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो सुवर्ण रेखा की नदी के तट पर स्थित है, और यहीं पर टिस्को, टाटा की स्टील कंपनी जो टेस्को है, ये 1907 ईस्वी में स्थापित की जाती है, और किसकी सहायता से? रूस की सहायता से स्थापित किया जाता है। अब यहां कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और देखें, जैसे झारखंड की राजधानी रांची है, और यहीं से आयुष्मान स्वास्थ्य योजना 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया, और 5 लाख बीमा कवर कौन देता है? आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। और इसकी कार्यकारी संस्था क्या क्या नाम है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा इसको संपन्न करने वाली संस्था जो है, इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। झारखंड में पूछा जाता है कि
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां स्थित है? झारखंड में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए बेतला नेशनल पार्क कहां स्थित है? झारखंड में। और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां स्थित है? तो यह भी झारखंड राज्य से संबंधित है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें, और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, हाल ही में कहां पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो देखिए पहला दिया गया है वाराणसी, दूसरा केरल, तीसरा नई दिल्ली, चौथा मध्य प्रदेश। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ए सही है। वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगर हम बात करें ये किसकी पहल है, तो जहाज रानी जल मार्ग और जहाज रानी मंत्रालय, इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनेवाल जी जो हैं इसके केंद्रीय मंत्री हैं। और जल और जहाज रानी मंत्रालय की पहल है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग सम्मेलन। कहां आयोजन किया गया? वाराणसी में किया गया। और यहां ये 2 दिवसीय सम्मेलन है। आपको मुख्यतः ध्यान रखना है यहां से कि ये जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं ये आयुष मंत्री भी हैं। कौन है? केंद्रीय आयुष मंत्री भी कौन है? ये सर्बानंद सोनोवाल जी। यहां आयुष से आपको याद रखना है, ए से आयुर्वेद, क्या ना याद रखना है? आयुर्वेद। वाई से योग है, और यू से आपका यूनानी है। और यहां यश से जो है ये सिद्धि है। क्या है? सिद्धि है। यहां से भी प्रश्न बना है। और यच से होम्योपैथी है। क्या है? होम्योपैथी है। इन शब्दों से मिलकर आयुष बना है। अब आपको ध्यान रखना है आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी को कहा जाता है। और अगर हम बात करें योग की तो पतंजलि जी को कहा जाता है योग का प्रवर्तक। और योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अब की बार 8वां योग दिवस मनाया गया। कहां मनाया गया? तो कर्नाटक के मैसूर में मनाया गया है। और इसकी थीम क्या है? मानवता के लिए योग। और अब की पहली बार विश्व होम्योपैथी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो ये दुबई। कहां किया गया है? दुबई में इसका आयोजन किया गया है। यह भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें वाराणसी में, तो हाल ही में वाराणसी चर्चा में रहा है क्योंकि एससीओ के द्वारा अपनी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो वाराणसी को चुना गया है। अगर बात करें सार्वजनिक क्षेत्र में रोपवे सिस्टम लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो ये वाराणसी है। अगर बात की जाए बीएचयू की तो आपको ध्यान रखना है कि 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? बीएचयू की स्थापना की गई थी। जबकि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1791 में जोनांकन डंकन के द्वारा किया गया था। और 1974 में इसका नाम परिवर्तित करके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए एक पिक्चर के माध्यम से देखें। देखिए दिया गया है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट 2022 जो कि कहां आयोजित किया गया था? वाराणसी में। अगर हम बजट 2022 की बात करें तो यहां पर पीएम गति शक्ति की भी चर्चा की गई थी। कितने स्तंभ बताए गए थे? 7 स्तंभ बताए गए थे, यह भी याद रखना है। हाल ही में जीआई महोत्सव का आयोजन भी कहां किया गया है? तो यह भी वाराणसी में किया गया था। कहां किया गया था दोस्तों? वाराणसी में इसका भी आयोजन किया गया था। अगर बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है? तो यह बनारस से संबंधित है। और घाटों के नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बनारस को घाटों के नगर के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है हाल ही में चर्चित ट्रेन वंदे भारत ट्रेन की 5वीं कहां से कहां के लिए प्रारंभ किया गया? तो देखिए यह काफी चर्चा में भी है और यहां से प्रश्न बनने की संभावना भी प्रबल है। तो देखिए पहला दिया गया दिल्ली से ऊना, दूसरा दिल्ली से कटरा, तीसरा गांधीनगर से मुंबई, चौथा दिया गया है चेन्नई से मैसूर। यहां जो सही विकल्प हमारा है चेन्नई से मैसूर। अगर हम बात करें यहां कि ये वंदे भारत की क्रम में कौन सी ट्रेन होगी? 5वीं होगी। लेकिन अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाए
कि दक्षिण भारत की कौन सी ट्रेन होगी ये, तो दक्षिण भारत की ये पहली ट्रेन होगी। कौन सी होगी? दक्षिण भारत की वंदे भारत सेवा वाली ट्रेन ये पहली होगी। अन्य 4 जो ट्रेनें प्रारंभ की गई थी उनके बारे में भी जानकारी हम यहां देखते हैं। अगर हम बात करें कि वंदे भारत ट्रेन का पहले नाम क्या था, ट्रेन 18 था, और आपको ध्यान रखना है ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो इंटीग्रल कोच जो है इसके द्वारा बनाया जा रहा है वंदे भारत ट्रेनें, और एक वर्ष में 75 वंदे भारत ट्रेनों का लक्ष्य रखा गया है इनको शामिल करने का। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां के लिए चलाई गई थी, तो दिल्ली से बनारस के लिए चलाया गया था। अगर हम दूसरी की बात कर लें तो यहां से आपको ध्यान रखना है दिल्ली से कटरा, कहां? दिल्ली से कटरा के लिए चलाया गया था। और अगर हम तीसरी की बात कर लें तो आपको ध्यान रखना है गांधीनगर से मुंबई के लिए चलाया गया था। और चौथी हाल ही में ऊना जो कि हिमाचल प्रदेश से है, यहां से लेकर कहां तक? दिल्ली के लिए प्रारंभ किया गया था। अब यहां से आपको कुछ जानकारियां और भी याद रखना है। अगर बात कर ले कवच प्रणाली की, कवच प्रणाली का उद्देश्य क्या है, तो दो ट्रेनों के टक्कर को रोकने के लिए कौन सी प्रणाली का इजाद किया गया है, तो कवच प्रणाली का यहां पर प्रयोग किया गया है जो कि वंदे भारत में इनबिल्ड है। अगर हम बात कर लें रेल सेवा की तो आपको ध्यान रखना है भारत में कब प्रारंभ हुई थी? 1853 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और किसके द्वारा? तो डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में वंदे भारत की एक पिक्चर देखें। यहां आप एक प्रश्न और भी ध्यान रखें, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन कौन से देश की है, तो यह स्विट्जरलैंड की हाल ही में ट्रेन है जो यात्री ट्रेन, वह कितने किलोमीटर की? 2 किलोमीटर की है। और डिब्बे कितने हैं? 100 डिब्बे हैं। यह विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन के रूप में है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे विवेक एक्सप्रेस जो है यह सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। अगर मालगाड़ी की बात कर लें तो हाल ही में सुपर वासुकी नामक मालगाड़ी भारत में 15 अगस्त 2022 से प्रारंभ किया गया। इसकी लंबाई कितना है? 3.5 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किसके द्वारा वीर नारियों के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा प्रारंभ किया गया? यहां देखिए पहला दिया गया मुंबई, दूसरा दिया गया नई दिल्ली, तीसरा लखनऊ, चौथा चंडीगढ़। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर भी सही होगा। नई दिल्ली में वीरांगना सेवा प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो वीरांगना जो नारियां हैं, उन नारियों की जो समस्याएं हैं उनको सिंगल क्लियरेंस या सिंगल विंडो के द्वारा त्वरित रूप से निस्तारण उनकी समस्याओं का किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें दिल्ली की तो आपको यही 2 प्रश्न जरूर याद रखने हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उपराज्यपाल दिल्ली के कौन है वर्तमान में, तो आप जरूर याद रखेंगे विनय कुमार सक्सेना जी जो हैं ये उपराज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में कौन है, तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से इनकी सरकार कहां है? दिल्ली में। अगर बात करें दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था, तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ 10% अधिकतम 10% मंत्री बनाए जाने की बात या घोषणा की गई थी। अगर हम बात करें यहां पर दिल्ली पर, तो हाल ही में हरियाली योजना कहां प्रारंभ किया गया है, तो दिल्ली से प्रारंभ किया गया है। हाल ही में दिल्ली में महिला मोहल्ला
क्लिनिक की भी व्यवस्था की गई है। और ऐसा करने वाले जो है दिल्ली पहले राज्य के रूप में है। और अगर आपसे पूछा जाए मोहल्ला क्लिनिक प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह भी दिल्ली है। साथ ही साथ यहीं पे आपको ध्यान देना है कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की 70 सीटें हैं। और लोकसभा की बात कर लें तो लोकसभा की 7 सीटें हैं। यहीं से चर्चा में रहा है नो डस्ट अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो दिल्ली के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और हाल ही में दिए जलाओ पटाखे नहीं नामक जागरूकता अभियान कहां प्रारंभ किया गया था, तो दिल्ली में प्रारंभ किया गया था। अगर हम बात करें मुंबई की, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। और हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं, एकनाथ शिंदे। कौन, एकनाथ शिंदे जी। और उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस हैं। साथ ही साथ भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राहुल नार्वेकर। कौन है, राहुल नार्वेकर जी को नियुक्त किया गया है। यह भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो नाइट सफारी, साथ ही साथ पैरा बैडमिंटन अकादमी और ब्रह्मोस विनिर्माण संस्थान कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो लखनऊ में। और चंडीगढ़ की बात करें, 47वीं जीएसटी बैठक का आयोजन कहां किया गया था, तो ये चंडीगढ़ में। और जीएसटी काउंसिल के प्रमुख कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री जो हैं ये जीएसटी काउंसिल के प्रमुख होते हैं। ये सारी जानकारियां आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी दी गई है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह जी जो हैं ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। और आपको याद रखना है कि दूसरे सीडीएस के रूप में किसे चुना गया है, भारत के दूसरे सीडीएस, तो अनिल चौहान। कौन है, अनिल चौहान जी हैं। इनको भारत का दूसरा सीडीएस के रूप में चुना गया है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत थे, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। इनके बाद काफी लंबे समय तक ये पद खाली था। अब दूसरे सीडीएस अनिल चौहान जी को चुना गया है। इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र तासीगंग कहां स्थित है, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग कहां स्थित है। विकल्प दिया गया, पहला सिक्किम, दूसरा लद्दाख, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा जम्मू कश्मीर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो जयराम ठाकुर जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो राजेंद्र आर्लेकर जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की गठन की, तो 21 जनवरी 1971 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अगर हम ये बात करें हिमाचल प्रदेश से, तो आपको जरूर याद रखना है कि जो तासीगंग है ये विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, सबसे ऊंचा मतदान केंद्र के रूप में भी स्थित है। आपको याद रखना है। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में उपचुनाव हुआ है हिमाचल प्रदेश में, तो यह चर्चा में रहा है। और यह 100% मतदान हुआ है। कितना हुआ है, 100% मतदान हुआ है, क्योंकि यहां पर मतदाता की संख्या मात्र कितनी थी, 52 थी। और 52 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। इसी कारण 100% मतदान वाला स्थल के रूप में भी यह पूछा जा सकता है कि कहां पर 100% मतदान हुआ है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें, यहां बात हो रही थी चुनाव आयोग की, तो आप जरूर याद रखने कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अगर हम बात करें कि किस भाग में चुनाव आयोग है, तो भाग कौन सा है, भाग आपको याद रखना है, भाग 15 में है। और अनुच्छेद की बात कर लें तो 324, कहां, 324 में है निर्वाचन आयोग। भारत के पहले निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सुकुमार
सुकुमार सेन जी थे पहले। और अगर हम बात करें महिला के रूप में कौन थी तो रमा देवी। कौन? रमा देवी। और वर्तमान में कौन है तो राजीव कुमार जी जो हैं ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में 2 प्रश्न और याद रखेंगे। अगर हम बात करें 15वीं जनगणना 15वीं जनगणना के आयुक्त कौन थे तो चंद्रमौली जी, सी चंद्रमौली जी जो थे ये 15वीं जनगणना के आयुक्त थे। और इसका थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगर हम बात करें 16वीं जनगणना के आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है तो विवेक जोशी। किसे? विवेक जोशी जी को नियुक्त किया गया था। और इसकी थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण जो कि 16वीं जनगणना है इसका थीम रखा गया है। आइए इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैप के माध्यम से देखें। देखिए हिमाचल प्रदेश किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखें। देखिए चीन से सीमा साझा करता है, लद्दाख से सीमा साझा करता है, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, चंडीगढ़ से और हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड इन राज्यों से सीमा साझा करता है। और इसकी राजधानी क्या है? शिमला। आपको याद रखना है आरोहण 0.4 जो है इसका आयोजन कहां किया गया था तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इसका आयोजन किया गया था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा साथ ही साथ सिप कीला दर्रा का संबंध भारत के किस राज्य से है तो इन दर्रों का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। रोहतांग दर्रा में ही अटल टनल बनाई गई थी। इसकी दूरी कितना है? 9.02 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और इसे 2022 का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किसे अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो देखिए पहला दिया गया संजय अरोरा, दूसरा ऋतुराज अवस्थी, तीसरा दिया गया दिलीप टर्की, चौथा दिया गया है रमेश केजरीवाल। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी सही होगा। रमेश केजरीवाल जी को अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि रबड़ का जन्म कहां से जाना जाता है या किस देश से जाना जाता है या कहां से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप महाद्वीप के अमेजन जंगल से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। रबड़ की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? दक्षिण अमेरिका के अमेजन जंगल से मानी जाती है। अगर हम बात करें कि विश्व में रबड़ उत्पादन में सबसे पहले स्थान पे कौन सा देश है तो थाईलैंड। कौन सा देश है? थाईलैंड जो है मित्रों ये रबड़ उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो भारत में रबड़ उत्पादन में केरल जो है मुख्य रबड़ उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है आपके रबड़ से संबंधित। और आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में रमेश केजरीवाल को नियुक्त किया गया है। अब यहां अन्य भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अगर हम बात करें संजय अरोरा की तो दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो संजय अरोरा जी को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें ऋतुराज अवस्थी की तो आपको यह नितांत रूप से याद रखना है कि भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ऋतुराज अवस्थी को। यहां अगर हम बात करें कि भारत का पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो आपको जरूर याद रखना है भारत में अगर पूछा जाए, भारत में पहले अगर पूछा जा रहा है तो यहां पर आपको याद रखना है लॉर्ड मैकाले। क्या याद रखना है? लॉर्ड मैकाले जो थे भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। लेकिन अगर यही स्वतंत्रता के बाद पूछ लिया जाए तो एम सी सीतलवाड़ जी जो थे ये भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में थे। अगर आपसे पूछा जाए
कि विधि आयोग का गठन किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। किसका? विधि आयोग का गठन, और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। यहां सत्र आपसे पूछ लेता तो यह 1828 से 1834 के मध्य में। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। यहां से पूछा भी जाता है कि सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। कब? 1829 ईस्वी। कब? 1829 ईस्वी में। अगर हम बात करें दिलीप टर्की की, तो आपको याद रखना है भारतीय हॉकी संघ के प्रमुख के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया है, तो दिलीप टर्की जी को नियुक्त किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और पिक्चर के माध्यम से यहां रमेश केजरीवाल जी को दिखाया गया है, जो कि अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण से प्रमाणित किया गया? अब देखिए, पहला दिया गया भोपाल रेलवे स्टेशन, दूसरा दिया गया है लखनऊ रेलवे स्टेशन, तीसरा दिल्ली रेलवे स्टेशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प है ये भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट रेलवे स्टेशन के रूप में इसे चुना गया है। किसके द्वारा चुना गया है, तो आपको याद रखना है FSAI, जिसे फसाई के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें फसाई के फुल फॉर्म का, तो आपको याद रखना है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म है, और ये अधिनियम 2006 के द्वारा 2008 में फसाई की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसका कार्य क्या है, तो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को टेस्ट करना और उन्हें प्रमाण करना, यह इसका मुख्य कार्य होता है अगर हम बात करें फसाई से संबंधित। तो यहां पर भोपाल रेलवे स्टेशन है, इसे 4 स्टार ईट राइट का सिंबल दिया गया है। और अगर हम बात करें भोपाल की, तो आपको याद रखना है भोपाल राजधानी किसकी है? मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में है भोपाल। आपको याद रखना है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में किसे चुना गया है, तो यह मध्य प्रदेश को। किसे? मध्य प्रदेश को चुना गया है। अगर बात करें मध्य प्रदेश में किस शहर को चुना गया है, तो आपको याद रखना है लगातार 6ठी बार इंदौर शहर भारत का स्वच्छ शहरों की सूची में पहले स्थान पर है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे कि इंदौर में ही 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन किया जाएगा, जो कि 2023 में 8 और 9 जनवरी को आयोजित किया जाना है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अब यहां रेलवे से बात हो रही है, तो आपको जरूर रेलवे से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम पूछा जाए कि रेलवे बोर्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश पर, तो रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर। और अगर हम बात करें कि किसके आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को अलग किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है एडवर्थ कमीशन के आधार पर रेल बजट को अलग किया गया था सामान्य बजट से। और किसकी सिफारिश पर एक में किया गया था या मिलाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है ये विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया था। अगर बात करें रेलवे जोनों की, वर्तमान में रेलवे जोन कितने हैं, तो रेलवे जोन 18 हैं। और आपको ध्यान रखना है यहीं से कि रेलवे जोनों के बाद केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव जी जो हैं ये केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं। और सीईओ के रूप में कौन है, तो आपको याद रखना है विनय कुमार त्रिपाठी जो हैं इसके सीईओ के रूप में हैं। और इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा साबेरान ग्रीन ब्रांड का संबंध किससे है, तो यहां देखिए विकल्प दिया गया है
सोने की शुद्धता का परिमाप है। दूसरा, पर्यावरण की शुद्धता के लिए योगदान है। तीसरा जो दिया गया है ग्रीन प्रमाण पत्र है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, पर्यावरण की शुद्धता के लिए एक योगदान है। और इस ब्रांड इंडियाज फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, और इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी इस राशि यहां से प्राप्त होगा, इसका जो उपयोग है वो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में और प्रदूषण को कम करने के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाना है। और भारत का यह पहला सॉवरेन ब्रांड है, इसी नाते यह चर्चा में भी है और यहां से प्रश्न बनने की भी संभावना अत्यधिक है। इन सारे प्रश्नों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।